Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, अब तक हम चैप्टर नंबर 14 में रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस को स्टडी कर चुके हैं। हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को भी स्टडी किया, x ऑन y और y ऑन x में हमने दो इक्वेशंस को फाइंड किया और कोरिलेशन एनालिसिस में हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी फाइंड किया। कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े और लिंकअप करने लगे हैं रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस को। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका लिंक किस तरह रिग्रेशन एनालिसिस के साथ बिल्टअप होता है, ये हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन। इसको हम लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा हम इसके साथ रिग्रेशन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यानी अंडरस्टैंड करना है आपने कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ साथ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब तक जो आप पढ़ चुके हुए हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के अंदर, पहली अप्रोच जो है कोरिलेशन एनालिसिस की वो ये थी कि हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंस है, यानी क्लोजनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर। ठीक है, हम उसकी अप्रोच को इस अंदाज में भी अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह जो हमारी स्कैटर डायग्राम है वो किस अंदाज में हमें वेरिएबल्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस शो करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं इसकी जो फर्स्ट अप्रोच है वो ये थी कि हम किस तरह एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के दरमियान क्लोजनेस को देखते हैं। ठीक है, और उसकी दूसरी अप्रोच जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस की, वो रिग्रेशन एनालिसिस के साथ है। यानी ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसका लिंक बनता है कोरिलेशन एनालिसिस के साथ। यानी कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस में आपस में लिंकअप कब होता है कि जब हम इक्वेशन के अंदर देखते हैं, यानी इन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो कि आप फाइंड कर चुके हुए हो y ऑन x और x ऑन y के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब ये जो दो इक्वेशंस आप फाइंड करते हो इनके दरमियान जो वेरिएबल के दरमियान क्लोजनेस है या इंटरडिपेंडेंस है इन लीनियर रिग्रेशन, दैट इज एक्चुअली गुडनेस ऑफ फिट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, यानी हमारे पास जब कोरिलेशन कोफिशिएंट और लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक्चुअली हम क्या चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। सो कॉन्सेप्ट वही है जो आपने कोरिलेशन एनालिसिस में भी पढ़ा या कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज में आपने डिफरेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट यही है कि हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल टू अनदर फाइंड कर रहे हैं, लेकिन जब लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली, तो फिर हम क्या कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को, उस कोरिलेशन एनालिसिस में जो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो जो कोरिलेशन की मैयर है, दैट मैयर इज एक्चुअली नोन एज गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। सो आपने इसको इंटरप्रेट करना है कि किस अंदाज में आपकी ये जनरेशन बिल्टअप होगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट जनरेशन है ये किस तरह, ये फॉर्मूला जनरेशन जो है वो किस तरह आपस में लिंकअप होंगी। ठीक है, सो इसलिए इस चीज को बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखें कि गुडनेस ऑफ फिट का मतलब यह है कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू या उसकी जो मैयर है वो किस तरह हमें इक्वेशंस के अंदर हेल्पफुल होती है और हम उसको मैयर करते हैं उसके अंदर या उसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम अपनी गुडनेस ऑफ फिट को डिस्क्राइब करते हैं या उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जी, आपने पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल स्टडी किया, y ऑन x इट इज अल्फा प्लस बीटा x और x on y, it is also
अल्फा प्लस बीटा वाई, और इसके जो सबस्क्रिप्ट थे वो हम इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं, यानी वाई एक्स, और यहां पर भी अल्फा वाई एक्स और बीटा, यहां पे एक्स वाई होगा, आप इसको डिफाइन करें, यानी अल्फा एक्स वाई और बीटा एक्स वाई फॉर इक्वेशन एक्स ऑन वाई, और अल्फा वाई एक्स और बीटा वाई एक्स फॉर इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल्स थे जिनमें आप जानते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये क्या थे? आपको फ्लैशबैक करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जिन लोगों ने साथ साथ स्टडीज की हुई है और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज किया हुआ है, उनको ये फौरन आइडिया हो गया होगा। इट इज एक्चुअली द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, in fact coefficients for population regression model या इक्वेशन। ठीक है, यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन में जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं ये कौन कौन से हैं जी? बीटा वाई एक्स और बीटा एक्स वाई। ठीक है, ये अक्सर ये आती है प्रॉब्लम, आप बी लिख देते हैं, इसको जरा ख्याल रखिए। यहां पर आपने, मैंने दोबारा यहां पर आपको लिख के दिखाया, ये थोड़ा सा इसको बीटा को जरा डिफरेंट वे में, इट इज नॉट बी, इट इज बीटा। ठीक है, अच्छा जी, ये क्लियर होगी बात, यहां तक आपको आइडिया हो गया होगा, कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अपनी जो पुरानी बातें वो भी रिवाइज हो गई होंगी। अब हम क्या करते थे, जो आपका अल्फा और बीटा, उसके हम सैंपल के हवाले से भी इक्वेशंस को देखते थे। अगर मैं इसको सेंट्रलाइज्ड कर दूं तो देखिए यहां पर ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है, तो इसका सैंपल रिग्रेशन मॉडल या इक्वेशन कौन सी थी? y इज इक्वल टू a y x प्लस b y x इंटू x। ठीक है, ये है इक्वेशन आपकी y on x फॉर सैंपल्स, यानी सैंपल इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप इस तरह इक्वेशन को लिखते थे और इसमें ए और बी को कैलकुलेट कर लेते थे। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं एक्स ऑन वाई की तरफ, तो उसमें भी इसी तरह डिफाइन होता है। एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्स हैट हम कह देते हैं थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में डिफाइन करने के लिए, और यह है एक्स दैट इज ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, ये याद रखिए कि ये जो टर्म्स हैं ये आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ठीक है, इनका लिंक बहुत क्लोज है। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जो 1 बाय 1 लेक्चर्स के अंदर आपको बताया गया है, आप साथ साथ रिवाइज नहीं करते, तो याद रखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप। सो बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सिंपल सा आइडिया बता दिया कि अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, आपको समझने में फील हो रहा है कि काफी कुछ जो है वो गुडमुड हो रहा है और आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है, तो उसकी एक बेसिक रीजन है कि आपके पास इनका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया गया है, वो आपको क्लियर नहीं है। सो वेरी केयरफुली अपने आप को, आपने साथ साथ लेक्चर्स को, जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो साथ साथ अपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से रियल लाइफ में जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं या हमारी एस्टिमेशंस होती हैं या हम जो रिसर्च के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, सो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम y on x का सैंपल मॉडल निकालते हैं, दैट इज दिस वन, और उसके बाद जब हम x on y के लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं तो उसकी आउटलुक ये बनती है। अब यहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि b का फॉर्मूला क्या है, बी वाई एक्स, जो इसके एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a की वैल्यू क्या आती है? ए वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बार
माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। सिमिलरली हमारे पास ये पोर्शन भी होगा। मैं आपको एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से हम जब बी एक्स वाई को कैलकुलेट करते हैं, इट इज एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस वाई स्क्वायर। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ये सारे फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए। मैं सिर्फ आपको यहां पर एक लिंक जनरेट करने लगा हूं कि किस तरह कोरिलेशन जो आर की वैल्यू है, ये जो आर की मेजरमेंट है, किस तरह रिग्रेशन के अंदर जाकर इन्वॉल्व होती है और वो फिर गुडनेस ऑफ फिट कहलाती है। ठीक है, हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं। सो इट इज एक्स वाई, दिस इज एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। ये क्लियर होगी बात जी? ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को जरा देखना है और रिवाइज करना है, और मैं जैसे ही इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशंस के हवाले से देखूंगा तो आपको फौरन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह इसको हम कंप्लीट करेंगे। जी, हमने इक्वेशन देखी y हैट इज इक्वल्स टू a y x प्लस b y x इंटू x। अभी हमने a की जो रिलेशनशिप देखी, उसमें जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y हैट इज इक्वल्स टू क्या बनता है, जरा गौर कीजिएगा। मैं a y x की जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, y बार माइनस b y x इंटू x बार प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया। अब आप जरा गौर से देखिए, ये आपस में लिंक्ड है। अगर मैं इसको लेफ्ट पर यहां लिख दूं और ये राइट पर लिख दूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन बिल्टअप होगी, ये गौर से देखिएगा आप लोग। वाई बार प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो जरा देखिए, अगर हम यहां से कॉमन कैलकुलेट कर लें, निकाल लें क्या बी वाई एक्स, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या सिचुएशन बनती है, एक्स माइनस एक्स बार। सो ये वो एक प्रिस्क्राइब्ड मॉडल है जो आपको ये बता रहा है कि किस तरह हमारे पास एक्स और एक्स बार और उसका वाई बार इन्वॉल्व है विद बी वाई एक्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बी वाई एक्स की वैल्यू भी देखी। अब उसको अगर यहां पर पुटअप करें, बी वाई एक्स की जगह पर मैं अगर एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर पुटअप कर दूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन बिल्टअप हो रही है। थोड़ा सा और फ्लैशबैक करें और जरा देखिए, आपको आर का एक फॉर्मूला लिखवाया गया था, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक हो गया। अब जरा थोड़ा सा फिर इसको रीअरेंज करके देखिए, क्या मैं इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं, आर इज इक्वल्स टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस एक्स ओवर एस वाई। देखिए क्या हुआ, गौर से देखिए। मैंने सिंपल क्या किया है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने एस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास न्यूमरेटर में एस एक्स एज इट इज वही रहा, एस एक्स वाई जो हमारे पास एस एक्स वाई था न्यूमरेटर में वो भी एज इट इज रहा, डिनोमिनेटर में जो एस वाई था वो यहां पे आ गया और ये एस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, जरा मैं इसको रेड से अलग से यहां पे आपको डिफाइन करके बताता हूं कि ये क्या हुआ। हमने अपनी मर्जी से क्या किया है, एस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और एस एक्स से डिवाइड भी कर दिया। तो देखिए ये न्यूमरेटर की सिचुएशन क्लियर है, या आप अगर मार्कर की टिप को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये एस एक्स और एस एक्स वाई यहां पर आ गया, क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है कि हमने ये एस एक्स और ये एस एक्स आपस में मिल गया, एस एक्स स्क्वायर बन गया और इसको बाहर कर दिया। ये सारा कुछ किया क्यों है हमने, गौर कीजिएगा। वो हमने इसलिए किया कि अब मेरे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि दिस इज एक्चुअली योर बी वाई एक्स एंड
उसके बाद एस एक्स और एस वाई, आपके पास ये सिचुएशन आ गई। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपको नजर आ रहा होगा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, आर इज इक्वल्स टू आर टाइम्स एस वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स। ये है हमारी मंजिल जी, ये जिसकी बात हो रही है कि हम किस तरह रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैयर को पुट अप करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो जरा गौर से देखिए, ये आपकी वही बात थी। मैंने यहां पर सिंपल क्या किया, पहले आपको ये अंडरस्टैंड करवाया कि किस तरह बी की वैल्यू हम ये पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप किया है कि किस तरह बी वाई एक्स की वैल्यू ये हो सकती है। तो अगर बी वाई एक्स की वैल्यू हम इस तरह लिख सकते हैं, ये तो फॉर्मूला है, ये इसलिए लिखा कि ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअली उसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जरा गौर कीजिए, क्या फिर बी वाई एक्स की वैल्यू मैं ये वाली नहीं लिख सकता? सो वेरी सिंपल, अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो फाइनल y ऑन x की सिचुएशन है वो क्या है जी, y बार प्लस, अब ये जो है एक्चुअली बी वाई एक्स की वैल्यू थी। सो हम क्या कर रहे हैं, r टाइम्स एस वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस एक्स बार। सो दिस इज योर गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब कि ऐसी मेजरमेंट कि जिसमें हम रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की इंटरडिपेंडेंस को चेक कर लेते हैं, एक वेरिएबल की इंटरडिपेंडेंस ऑन द अदर वेरिएबल। हम आर एक्स वाई की बात करें, ठीक हो गया। यानी हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अगर आपके पास आर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मेजर है, आपके पास मीन्स की वैल्यू है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई भी है, तो देन आप इजीली आप रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात जी। इसी तरह ये है हमारे पास फॉर वाई ऑन एक्स। अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं एक्स ऑन वाई के लिए, तो जरा सोचिए क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। हमारे पास यही वाली, जरा मैं यहां पे डायरेक्ट देखिए, ये सारा प्रोसेस इसलिए करवाया, आपके सामने ये नोट आप कर सकते हैं इसको, कि ये सिर्फ इस वजह से करवाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो, आप याद मत करें। देखिए बहुत कुछ है याद करने के लिए, आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह हम इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले की तरफ पहुंचे। वरना होता क्या है कि आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको याद कर लेते हैं। देखिए इतने ज्यादा फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट के और वाई इंटरसेप्ट के और आर के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और उन्हीं फॉर्मूलाज की बेस पे हमने आगे फॉर्मूलाज को जनरेट किया हुआ है। सो आपने इसी तरह ही रहना है। सो मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। सेम यही प्रोसेस जो है वो हम बी एक्स वाई के हवाले से नहीं कर सकते। जरा गौर कीजिए, जब हमने रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ी थी उस वक्त भी बोली थी कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइंड के अंदर अगर है तो आप बहुत आसानी के साथ अपने फॉर्मूलाज को जनरेट कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं y ऑन x, तो इसका मतलब है x इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो होगा डिनोमिनेटर में। तो जरा देखिए कि y ऑन x है, दिस इज y ऑन x, तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वो डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर होगी बात। अब जरा देखिए, अब मैं फॉर्मूला, अब आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, तो आपका फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, r टाइम्स एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई। ठीक होगी बात जी। अब इसी तरह आपकी इक्वेशन बिल्टअप हो जाएगी फॉर x ऑन y। तो आप क्या लिखेंगे, x हैट इज इक्वल्स टू x बार प्लस r टाइम्स एस एक्स ओवर एस वाई इंटू y माइनस y बार। देखिए आपके सिलेबस में एक्चुअली जब हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये दो इक्वेशंस याद करनी, जिसको मैं टिक कर रहा हूं। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, बहुत आसान है। क्या आपको बता दिया जाए जी दिस इज द आउटलुक ऑफ द गुडनेस ऑफ द फिट, आप इजीली याद भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा लेक्चर
जो हमने यहां पर मैंने आपको आज डिलीवर किया है, अभी तक हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि किस तरह गुडनेस ऑफ फिट और कोरिलेशन मेजर्स जो है वो आपस में लिंक्ड अप है, और हमने किस तरह यहां पर हमने इक्वेशंस को बिल्टअप किया और हमने इसको किस अंदाज में आगे आप सॉल्व भी करना। ठीक है, वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हमने दो इक्वेशंस को कैलकुलेट कर लिया, देख लिया, अब आगे हम फर्दर इसका मजीद कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बोर्ड नंबर 1 की तरफ। हमने अब तक जो स्टडी किया है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के हवाले से, हमने दो इक्वेशंस को फाइंड कर लिया। दिस इज फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y on x. The first one is y on x and the second one is x on y. आपको नजर भी आ रहा होगा x on y, यानी जो सेकंड इक्वेशन इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी उसमें x इज टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो आपके पास आउटलुक यहां पर जनरेट हो गई है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखो तो इसमें आपको क्लियरली आइडिया होगा कि इसमें एस एक्स और एस वाई तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या रीजन हो सकती है? आंसर इसका जो मैंने क्वेश्चन आपको यहां पर राइज किया, इसका आंसर फर्स्ट ईयर में है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको स्टडी किया हुआ है। सो एस एक्स और एस वाई जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, तो इसका आंसर पॉजिटिव कंसिडर होगा। एक बात अब जरा क्लियरली जरा देखिए यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो r की वैल्यू है वो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्टअप कर रही है, यानी r के साथ इन्वॉल्व क्या है, r के साथ आपके पास sxy भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह आपके पास b की वैल्यू by on x और bx on y, ये जो चार वैल्यूज हैं ये डिसाइड कर रही हैं कि आपके पास एक्चुअली एनालिसिस में जो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप किस टाइप का होगा। ठीक है, ये इनका साइन ही, इन सब का साइन सेम होगा। सेम मैंने लिखा है, मैंने पॉजिटिव नहीं लिखा, माइंड इट। सेम का मतलब यह है कि इनके साइन सबके या तो नेगेटिव होंगे या सबके साइन जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि कोवेरियंस जो है वो आम तौर पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही एग्जिस्ट इसकी करती है, लेकिन उसकी नेगेटिव होती है, हो भी सकती है। सो बिल्कुल क्लियरली आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि ये आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई मत समझें लाइक दिस वन। सो इट इज द कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार आपके पास वैल्यूज है आर, एस एक्स वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इनके साइन जो है वो डिसाइड करेंगे क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। ये वही डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अगर डायरेक्ट है इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है। और इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है, इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर सेम साइंस। ठीक है, अब अगर नेगेटिव साइंस बिल्टअप हो रहे हैं तो हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप भी बन सकता है। ठीक है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यह है कि आपके पास एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो एक इंक्रीज एक डिक्रीज, और इसका उलट क्या होगा, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज कर जाए, सो वो इनवर्स रिलेशनशिप होगा। सो एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की जो इनर सेंस बिल्टअप होगी थ्रू दिस गुडनेस ऑफ फिट, यानी वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो ये चार वैल्यूज डिसाइड कर रही हैं। इन दोनों का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगी। तो याद रखिए कि अगर किसी तरह आपकी कैलकुलेशंस में एस एक्स और एस वाई नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आपका जो आंसर है उसमें कोई मसला है, उसमें कोई गलती है। सो आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको माइंड के अंदर रखना है कि इसको आप साइड पे कर देंगे क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो चार वैल्यूज हैं, these values are responsible for the inner sense of the goodness of fit of the regression equation. अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी इन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड की हैं, इनका फर्दर क्या क्या हम इनके थ्रू रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से इन कोरिलेशन एनालिसिस y ऑन x एंड x ऑन y, जो हमारे पास ये दो लाइंस आप बिल्ट अप करते हैं गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से, वो इंटरसेक्ट करती हैं x बार और y बार पे। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। इससे पहले जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस में, रिग्रेशन इक्वेशंस के अंदर जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन थी उसकी प्रॉपर्टीज में भी एक बात स्टडी की थी कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हमेशा पास करती है, यानी कोई भी लाइन है आपके पास, ये मैं फर्ज कर लें, मैं इसको कहता हूं दिस इज y ऑन x। तो ये जो रिग्रेशन लाइन है y ऑन x, ये इसमें बहुत से पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट चाहे वो यहां पर हो कहीं पर, चाहे इस जगह पर हो, किसी जगह पर हो, ये एक पॉइंट जो है वो x बार और y बार का लाजमी होगा। सो लीस्ट स्क्वायर regression line always passes through their means x बार और y बार। ठीक है जी, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब हम ये कह रहे हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर, एक्चुअली ये कोरिलेशन एनालिसिस लिंक्ड अप हो रहा है गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से। वो क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि दोनों लाइंस जो हैं वो x बार और y बार पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो अंडरस्टूड बात हो गई। जब आप इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और लाइन फर्ज कर लें वो इस टाइप की है, दिस इज x ऑन y। देखिए, जब x ऑन y आपके पास भी लाइन होगी तो वो भी तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है, उसकी प्रॉपर्टी में भी शामिल है कि क्या होगा, x ऑन y भी x बार और y बार से पास लाजमी करेगी। तो दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया। तो जब कॉमन पॉइंट हो गया तो वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना है, याद नहीं करना चीजों को। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि आप जब भी किसी स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसका लिंक अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के साथ लाजमी बिल्टअप करें, अदरवाइज क्या होगा, आप याद करते रह जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि वो भूल जाए आपको। सो बिल्कुल क्लियर आपने इसको माइंड के अंदर रखना है कि कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर दोनों लाइंस y बार और x बार पर इंटरसेक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि दोनों लाइंस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज पासेस थ्रू x बार एंड y बार, वो जो एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r। ये जो r हम कैलकुलेट करते हैं इज द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइंस फॉर द स्टैंडर्ड स्कोर्स, यानी जब हम दोनों वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड स्कोर्स बना लेते हैं और वहां से जो लाइंस जनरेट होती हैं तो r उसके स्लोप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहां से देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है क्लियर, वो क्या कि अगर r की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है दोनों लाइंस का, और अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, अंडरस्टूड बात हुई कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एमसीक्यूज भी हैं आपके, बड़े अच्छे तरीके से आपने इनको समझना। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास क्या है। जी, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y लाइंस। यानी वही बात हो रही है कि हम गुडनेस ऑफ फिट में दो लाइंस को कैलकुलेट कर रहे हैं और देख रहे हैं उनकी इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, यानी रिग्रेशन लाइन y ऑन x और रिग्रेशन लाइन x ऑन y, जब उनका ग्राफ हम जनरेट करते हैं, ऑब्वियसली ग्राफ तो होगा, स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम ग्राफ भी बना रहे होते हैं, तो वो आइडेंटिकल होता है किस सूरत में कि अगर ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ गिवन सैंपल लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये वही स्ट्रेट लाइन है जिसकी बात पहले हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये माइंड के अंदर रखना है, क्या जरा क्लियरली देखिए कि जब आपके पास एक y ऑन x इक्वेशन बिल्टअप हुई है और जो आपके पास गिवन सैंपल है, गिवन सैंपल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन सी लाइन? ये जो आपकी y ऑन x है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, कोई 3-4 पॉइंट्स हमने यहां पर बिल्टअप कर ले, वो सारे के सारे इस y ऑन x के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर जो दूसरी लाइन आपके पास x ऑन y बनेगा उसका ग्राफ भी इसके जैसा ही होगा। इसको एक और एंगल से समझ ले आप, जो है वो इसको दो अंदाज में समझेंगे। पहला अंदाज मैंने आपको बताया भी, दूसरा अंदाज ये है, दूसरा उसका एंगल है या तस्वीर का जो दूसरा रुख हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपने ग्राफ बना लिया
आपके पास ग्राफ पेपर है या आपके पास कॉपी है जहां पे आपने इनका ग्राफ बिल्टअप किया, और ग्राफ दोनों का आइडेंटिकल आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइंस बिल्टअप हो रही हैं या जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं उसमें जो गिवन सैंपल है वो अंडरस्टूड है कि वो सारा का सारा उन पर्टिकुलर लाइंस के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। सो अगर लाई कर रहा है, जरा दो एंगल्स हैं समझना है कि अगर सारा का सारा गिवन सैंपल डेटा उस पर्टिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा वो सेम होगा। एक एरिया हो गया। दूसरा एरिया ये है कि आपको नहीं पता कि पॉइंट्स की क्या पोजीशन है, पॉइंट्स किस अंदाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ कर लें, और जब अगर ग्राफ की पोजीशन एक जैसी आ जाए, यानी दोनों ग्राफ आइडेंटिकल हो जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि दोनों ग्राफ्स एक आइडेंटिकल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो सैंपल डेटा के जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब हम इसकी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लाजमी साथ साथ रिवाइज करते रहें, और ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और इस टॉपिक को जो आज हमने गुडनेस ऑफ फिट के हवाले से पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल होगा। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वो अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।